हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत साइंस के क्लास 7 के एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 18 चैप्टर है जिन्हें हम लोग बारी बारी से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताए जाते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें। और इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 का एमसीक्यू अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। पहला है जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ये सही है। और दूसरा है जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है, और उस ऊर्जा का उपयोग कर पौधे मिट्टी से जल तथा वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं, और ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, और पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये कथन भी सही है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये गलत है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, जैसे अमरबेल। नेक्स्ट है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और वैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं उन्हें विषमपोषी पादप कहा जाता है, और विषमपोषी पादप अपने भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी या होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटपर्णी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, और ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं, और घटपर्णी वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, और अमरबेल विषमपोषी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिनमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, तो ये सही है। और वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। मृत जीवी पोषण का उदाहरण कवक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। वैसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है, और उसका उदाहरण है शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी का उदाहरण है। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके बदले में पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र, ऑप्शन बी। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, जिन्हें स्टोमाटा भी कहा जाता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और उस जीवाणु का नाम राइजोबियम है। दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण और इसका पहला प्रश्न है, स्टारफिश या तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। यह सही है और भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, 1 और 2। तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है और भोजन ग्रहण करने के बाद अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। तो ये गलत है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये कथन सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है। तो ये गलत है। पित्त रस का स्रावन यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पित्त रस वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कथन भी सही है और पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। और यहाँ पर सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, रुमिनेंट अथवा रुमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? रुमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो ये कथन सही है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। ये कथन भी सही है और बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं, जिसे रूमेन कहा जाता है या प्रथम अमाशय कहा जाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहा जाता है और बाद में जानवर इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और चबाते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। और रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत तथा बहिर्दांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंशनाल कहा जाता है और ये मनुष्य में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है या सिंगल सेल्ड जीव है। तो ये कथन सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। तो ये भी सही है। और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती हैं। तो ये कथन भी सही है और घानिया को वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है अंग और दूसरे तरफ है विशेषता। अमाशय अम्ल का निर्मोचन, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत जल अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 2, 3, 1।
और अमाशय का आंतरिक सतह म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस स्रावित करता है और म्यूकस या श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक हैं, तो ये सही है। और इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो ये गलत है। इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इस रूप में न होकर इनके छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन ग्लिसरॉल के रूप में और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो ये कथन सही है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। तीसरा चैप्टर रेशों से वस्त्र तक, और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जंतव रेशे कहलाते हैं, ये कथन सही है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोश से प्राप्त होते हैं, तो ये कथन भी सही है। और भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है अंगूरा ऊन को अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, तो ये कथन सही है। अंगूरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। और पश्मीना शॉल अंगूरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों या फर से बनाई जाती है, तो ये गलत है। पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी की त्वचा में उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये सही है। रेशम फाइबर या रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये कथन भी सही है। और रेशम के रेशे रेशम के कीटों से प्राप्त होते हैं, तो ये कथन भी सही है। रेशम के रेशे रेशम कीटों के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है इसका मृदु रेशा या सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है, तो ये सही है। टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। रेशम का सूत्र या रेशम का धागा जो होता है वो स्टील की तार के जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे भी अलग होते हैं। जैसे तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क या अन्य प्रकार की सिल्क अलग अलग रेशम कीटों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई, तो ये गलत है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 ऊष्मा, और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तापमान का मात्रक है, और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सही है। द्रव्य और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, तो ये भी सही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 तरह से स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में ऊष्मा चालन के द्वारा एवं द्रव्य और गैसों में संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है, और विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। चालन, इसे इंग्लिश में कंडक्शन कहा जाता है, संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं, और विकिरण को रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। थल समीर के बहने का समय रात होता है, समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, और स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से
ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है और समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु को हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में यह प्रक्रम उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति में ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलने लगती है जो कि थल समीर कहलाती है और ये रात्रि के समय चलती है। और ठंडे के समय में गहरे रंग के कपड़ा पहनने का मुख्य कारण है गहरा रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है और हल्का रंग ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग का कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 तक होता है, तो ये सही है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है, तो ये कथन गलत है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्की रंग की वस्तुएं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को अधिक अवशोषित करती है और हल्के रंग की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी या ट्रैप रहती है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। सत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे के ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, ये गलत है। लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, ये भी गलत है। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये सही है। गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। देखिए ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर लोहे का गोला और जल का तापमान समान है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, जिस कारण लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए स्टील की कड़ाही में तांबे का तली लगाया जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अम्ल का नाम है और दूसरे तरफ पदार्थ का नाम है जिसमें यह पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर दोनों में पाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 4, 3। इसके अलावा एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक, साइट्रिक एसिड नींबू के कुल या सिट्रस फल में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू आदि में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है, जिसे विटामिन सी कहा जाता है। और टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है और ये सभी प्राकृतिक एसिड के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर क्षारक का नाम और पदार्थ का नाम जिसमें वो पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है, तो ये सही है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, तो ये भी सही है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। ऐसे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और न क्षारीय होते हैं उन्हें उदासीन विलयन कहा जाता है और ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। और अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण है वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होना और इसका मुख्य कारण प्रदूषक गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक
प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, तो ये सही है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, जबकि जैव पदार्थों का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कारखानों के अपशिष्ट या कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, तो ये सही है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है, तो ये कथन भी सही है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और कैलामाइन विलयन इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होता है, ये सही है। और दंतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। हमारे मुख में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करता है और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी मुक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ भी दांत क्षय हेतु उत्तरदायी हैं। अब हम लोग चैप्टर 6 के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, तो ये गलत है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं अर्थात रिवर्सिबल होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पुनः पानी बनना है और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ये कथन भी सही है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं और इस दौरान ध्वनि का उत्पन्न होना, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना या किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना भी हो सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कागज को फाड़ना होगा। कागज को फाड़कर पुनः उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इससे कागज के टुकड़ों के गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जबकि रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना और कागज का जलना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कथन सही है। और ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो ये कथन भी सही है। इस क्वेश्चन में सही कथन का चयन करने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है और यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पाराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पाराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती है तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती है। और ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में भी होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कथन सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लवण जल की उपस्थिति इस प्रक्रिया को तीव्र करती है और लोहे को जंग से बचाने हेतु जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या यष्टलेपन कहा जाता है। नेक्स्ट है, रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव्य के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है और फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, तो ये परिवर्तन बी है और ये परिवर्तन ए है। निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों में इन परिवर्तनों से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। जब गैस जलती है तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, परंतु जब एलपीजी गैस में परिवर्तित होता है तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एलपीजी के जलने के दौरान इससे ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य उप उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतु द्वारा अनुकूलन। इसका पहला प्रश्न है मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो ये कथन सही है। और किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये कथन भी सही है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये कथन सही है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेनडियर पाए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है। और अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। तो ये कथन सही है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तो ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। ये भी सही है। लायन टेल्ड लंगूर या दाढ़ी वाला एप पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट और असम के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाया जाता है। चैप्टर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो ये कथन सही है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। तो ये भी सही है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। तो ये कथन गलत है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न वायुदाब होता है। इस कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। इसलिए कथन 3 गलत है। और यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो ये कथन सही है। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। तो ये कथन भी सही है। और समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है जिससे वर्षा होती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है। गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय स्थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है जिससे पवन समुद्र से स्थल की ओर बहता है। और शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। समुद्र से आने वाला पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है जिससे वर्षा होती है। नेक्स्ट है तड़ित, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। तो ये सही है। और चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते हैं और ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाते हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं और गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से
ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है। और किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, तो ये कथन गलत है। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। नेक्स्ट है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करती है, तो ये कथन गलत है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। और इसका उदाहरण है स्थल समीर, समुद्र समीर, भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन तथा शीतकाल में चलने वाला उत्तर पश्चिम पवन। नेक्स्ट है, चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ये सही है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये कथन भी सही है। जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों का टेलीफोन नंबर साथ रखना, ये भी सही है। और पेयजल का भंडारण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता, ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये चारों कथन सही है। चैप्टर 9 है मृदा। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मृदा की परतें और सूची 2 में उनकी विशिष्टताएं हैं। शीर्ष मृदा अथवा ए सन स्तर स्थिति, यह परत मृदु, संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। मध्य परत अथवा बी सन स्तर स्थिति, इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। तीसरी परत अथवा सी सनस्तर स्थिति, यह दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। आधार शैल, यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं से शैलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है और यह प्रक्रम अपक्षय कहलाती है। मृदा में विभिन्न परतें होती हैं और प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है, तो ये कथन सही है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, तो ये भी सही है। गाद कणों का अमाप या साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, तो ये कथन भी सही है। बालुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 1, 2 और 3। कपास उगाने के लिए बालुई मिट्टी या बालुई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, जबकि चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त होती दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है, सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। गर्म दिनों में मृदा से जल वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है और इससे सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन के कारण मृदा के ऊपर वायु कंप दीप्त प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है, तो ये कथन सही है। पॉलीथीन रसायन पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 10वां चैप्टर है जीवों में श्वसन और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21% तथा 16.4%। हम जिस वायु का अंतः श्वसन करते हैं तथा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अंतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जिस वायु को हम लोग इनहेल करते हैं
उसमें 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि जिस वायु को हम लोग एक्सहेल करते हैं या उच्छ्वसित करते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन होता है तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, तो ये कथन सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, तो ये भी सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, तो ये गलत है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, तो ये सही है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अंतः श्वसन के द्वारा जो वायु शरीर के अंदर जाता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है और इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। यीस्ट, अल्कोहल, डायफ्राम या मध्यपट, वृक्ष गुहा, तिलचट्टा, श्वास रंध्र, पत्तियां, रंध्र या स्टोमाटा और मछली क्लोम या गिल्स। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है और ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है। फेफड़े, श्वसन के समय वायु हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं और एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है या मध्यपट कहलाती है, वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पंजर की गति सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है तिलचट्टा। तिलचट्टा के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। पादपों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं और इन्हें स्टोमाटा भी कहा जाता है और इन्हीं के माध्यम से पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है और मछली क्लोम या गिल्स से श्वसन करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 3, 5, 4, 1। नेक्स्ट है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो इसका सही उत्तर है 15 से 18 प्रति मिनट और अधिक व्यायाम करते समय श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उच्च श्वसन के समय पसलियां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचे की ओर गति करती हैं, ऑप्शन बी। श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर और पूर्व की स्थिति में आ जाता है। 11th चैप्टर में जंतुओं और पादप में परिवहन से जुड़े प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ उपयुक्त में से रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारे वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं और रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, तो ये कथन सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो इसका सही उत्तर है रोगाणुओं का विनाश, ऑप्शन सी। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं इनमें तैरती रहती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टी कणु या प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं और RBC या लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त वाहिकाएं, हृदय और वृक्क
उपयुक्त में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में वृक्क नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी और रक्त वाहिकाएं और हृदय तीनों मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है और वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन अंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन ए। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है और मानव का हृदय पेशियों की बनी होती है और ये पेशियां लयबद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, मतलब के सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जो कि हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाता है। और चिकित्सक हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्टेथोस्कोप हार्ट बीट की आवाज को एम्पलीफाई कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा और स्पंज उपयुक्त में से किस में या किन में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रा और स्पंजों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है। नेक्स्ट है, अपोहन या डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृक्क या किडनी। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है और डायलिसिस की विधि का प्रयोग वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है और वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, तो ये कथन सही है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। और सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सेमी सॉलिड या अर्ध घन पदार्थ के रूप में करते हैं और ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है जो मुख्यतः सफेद रंग का यौगिक होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है पौधों का भाग और उनके कार्य। रंध्र या स्टोमाटा, इसका कार्य है वाष्पोत्सर्जन। जाइलम का कार्य जल का परिवहन है। फ्लोएम टिश्यू का कार्य भोजन का परिवहन है। मूल रोम, इसका कार्य है जल का अवशोषण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। रंध्र का कार्य वाष्पोत्सर्जन, जाइलम का कार्य जल का परिवहन, फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन और मूल रोम, इसका कार्य है जल का अवशोषण। नेक्स्ट है, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है, क्योंकि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल निर्मित होता है, जिस कारण मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों में पहुंचता है और ये प्रोसेस पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये गलत है। और फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। नेक्स्ट है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70 से 80 बार और इसे हृदय स्पंदन दर या हार्ट बीट कहते हैं। चैप्टर 12, पादप में जनन। पहला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ये सही है। और बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। इसमें सही कथन पूछ रहा है। पादप में जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं और कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों
पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होती है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इससे विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता और पिता दोनों के गुण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, ये सही है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होता है, तो ये भी सही है। और मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यीस्ट में जनन मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और मुकुलन में यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल या कली बाहर निकलता है और अपनी जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन या विखंडन के माध्यम से संपन्न होता है, और इस प्रक्रिया में शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है, और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, और ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, तो ये कथन सही है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो ये गलत है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, और द्विलिंगी पुष्प वैसे पुष्प को कहते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं, जबकि मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, पादप में परागन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परागण के अंतर्गत पराग कणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो ये सही है। जहाँ स्व पराग के अंतर्गत पराग कणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागन में पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं, परंतु जब पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पादप का जनन भाग तना है, तो ये गलत है। पादप का जनन भाग पुष्प होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागन कहलाता है, तो ये भी गलत है। नर और मादा के युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, ये सही है। और डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, चैप्टर 13 गति और समय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, तो इसका सही उत्तर है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है, और अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, चाल का मूल मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई इकाई समय में दूरी है, मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। चैप्टर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसका पहला प्रश्न है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, ये सही है। और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार गर्म हो जाती है, और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार चुंबक के भांति व्यवहार करता है तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। और वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन
ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पहली बार देखा था। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनका उपयोग लघु पथन या शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है, ये सही है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज की तार पिघल जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो ये कथन गलत है। एडिसन यूएसए के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। और थॉमस अल्वा एडिसन ने लगभग 1300 आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 15 प्रकाश, और इसका पहला प्रश्न है समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है, तो ये सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग के भांति दिखाई देता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनता है जितने की दर्पण से वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहन में पार्श्व दर्पण या साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा आकार में छोटा होता है। और अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। इसलिए दांत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब वस्तु को लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सही है। और यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, तो ये सही है। दूसरा है इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी मोटे तौर पर इन्हीं वर्णों का मिश्रण श्वेत प्रकाश होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। पहला है विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है, तो जल की कमी के लिए औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों का कुप्रबंधन, ये तीनों जल की कमी का कारण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूंद सिंचाई। बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक मितव्ययी सिंचाई व्यवस्था है। इसमें कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। चैप्टर 17 वन हमारी जीवन रेखा, और इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। सभी जीव चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर होता है। और जो जंतु पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अन्य जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता है और इसी क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और घास को कीट द्वारा खाया जाता है, कीट को मेढक द्वारा, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ द्वारा खा लिया जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हुआ। नेक्स्ट है अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये सही है।
और ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब घटक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे हरे रंग के पादप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस पादपों के लिए पोषक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये सही नहीं है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई भी विघ्न पड़ता है तो अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। अतः वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 18, अपशिष्ट जल की कहानी। और इसका पहला प्रश्न है, आपंक या स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो ये सही है। और अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस या जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। तो ये सही है। इसके उपयोग में जल की बहुत ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है। इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है और मानव मल पूर्णतः कृमि केकों या केक्स में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। धन्यवाद।